आगे हम डिस्कस करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के ग्रह गति के नियम। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए, पहले माना जाता था कि अर्थ इज सेंटर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन। सन एक स्टार है वैसे, तो सारे जो स्टार है प्लैनेट वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ये अर्थ सेंटर्ड कंसेप्ट था। लेकिन उसके बाद बताया गया कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो सन सेंटर्ड प्लैनेटरी मोशन के जो हाइपोथेसिस था, जो विचार था, वो सबसे पहले किसने दिया था? विच साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द सन सेंटर्ड प्लैनेटरी मोशन? तो आंसर होगा कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने हमें सबसे पहले सन सेंटर्ड प्लैनेटरी मोशन के बारे में समझाया था, कोपरनिक्स। लेकिन जो सिस्टमेटिक वे से नियम दिए थे सबसे पहले, वो किसने दिए हैं? केपलर ने। अब केपलर ने कौन कौन से नियम दिए हैं वो देखो। केपलर ने 3 नियम दिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की मैं बात करता हूं, केपलर के पहले नियम की। ये क्या कहता है कि एक इलिप्स मान के चलो, एक दीर्घवृत्ताकार रास्ता मान के चलो। जब इस दीर्घवृत्ताकार रास्ते की मैं बात करता हूं तो यहां 2 एक्सिस लिए जाते हैं, क्योंकि इसका कोई सिंगल सेंटर नहीं हो सकता, इसके 2 एक्सिस लिए जाते हैं। ये रहता है अपने पास माइनर एक्सिस, ये रहता है माइनर एक्सिस, और ये रहता है मेजर एक्सिस, बड़ा अक्स। इसमें 2 फोकस पॉइंट बनते हैं, एक ये और एक ये फोकस पॉइंट, यानी सेंटर पॉइंट बनता है। F1 और F2 इसे नाम दे सकते हो, फोके 1 फोके 2। आप सन को इन दोनों में से किसी एक पे मान के चलो। सन को अगर मैं यहां मान के चलता हूं, ये सन है, तो सन के अराउंड जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं वो इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। सन के अराउंड जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं वो इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर लगाएंगे। तो कभी वो सन के नजदीक होगा, कभी वो सन से दूर होगा, कभी वो सन के नजदीक होगा, कभी वो सन से दूर रहेगा। और इसका रास्ता कैसा है? तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। मंगल मिशन मूवी आ रही है, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, कैसे मंगल अर्थ के कब नजदीक होगा, यानी कि सन से कब दूर होगा। इस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं प्लैनेटरी मोशन के बारे में, तो उनका रास्ता कैसा रहता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षा रहती है उसकी। और फर्स्ट लॉ को क्या नाम दिया जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या बनेगी कि ऑल द प्लैनेट सभी ग्रह रिवॉल्व, परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, किसी दीर्घवृत्ताकार पथ के ऊपर, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। ये चीजें हमें यहां से पहले नियम से जानने को मिलेगी। केपलर का पहला नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से इसे जाना जाता है। ये चीज आपको यहां से जाननी थी। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है अपने पास। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये क्या कहता है वो देखो। थोड़ा सा समझने का है, अगर पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तभी ये चीज समझ आ सकते हो। 2 फोकस पॉइंट आए थे अपने पास, या तो आप इस पे मान के चलो या इस पे, रिजल्ट सेम आएगा। सन को मैं यहां मान के चलता हूं, और प्लेनेट के लिए 2 कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट के अंदर ये प्लेनेट सन के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो हम यहां से नोटिस करना शुरू करते हैं इसको, और एक टाइम इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि यहां से यहां तक इसने जो एरिया स्वाइप किया, ये एरिया इसने स्वाइप किया है वो A1 है। एरिया स्वाइप बाय सन, एरिया स्वाइप बाय सन इन T1 टाइम,
T1 टाइम के अंदर। अब इतना ही टाइम आप लेके चलो इसके लिए, और आप नोटिस करोगे इसके द्वारा जो एरिया स्वाइप किया गया है वो ये एरिया स्वाइप बाय सेम प्लेनेट। एक सेकेंड, यहां एरिया स्वाइप बाय प्लेनेट है सनी, ये चीज थोड़ा सा चेंज करो। एरिया स्वाइप बाय प्लेनेट, ये प्लेनेट एरिया स्वाइप कर रहा है, वही प्लेनेट यहां सन से दूर जाके एरिया स्वाइप बाय प्लेनेट अराउंड द सन, सेम प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम, इन टाइम T2, और इस एरिया को क्या नाम दूं मैं, T2। इफ कंडीशन क्या लगा दी मैंने, इफ T1 इज इक्वल टू T2, टाइम अगर दोनों बराबर हैं, देन रिजल्ट क्या मिलेगा, A1 इक्वल्स टू A2, यानी कि इक्वल एरिया स्वाइप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेदर इट इज क्लोज टू सन और अवे फ्रॉम सन। एक बार डेफिनेशन में लिख भी देता हूं, एरिया स्वाइप बाय प्लेनेट, एरिया स्वाइप का मतलब ये इस तरीके का एरिया कवर करना, यहां से अगर मान के चलो ये एरिया इस तरीके से स्वाइप करना, तो एरिया स्वाइप बाय सन तय किया गया क्षेत्रफल, एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, सन ही यहां पे प्लेनेट आएगा, एरिया स्वाइप बाय प्लेनेट अराउंड द सन आएगा, फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम विल ऑलवेज सेम, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि इसकी एरियल वेलोसिटी दैट इज dA/dt, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि एरिया स्वाइप पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाती है, एरियल वेलोसिटी। और अगर एरियल वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट आएगा तो इससे आगे क्या रिजल्ट आ रहा है वो यहां देख लीजिए, dA/dt इज इक्वल टू अपने पास क्या निकल के आ रहा है, कांस्टेंट, ये रहता है L/2m। सर L क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, L है अपने पास एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, और ये भी दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट आ जाएंगी। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ, किसका संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण के ऊपर बेस्ड है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, कोणीय संवेग के संरक्षण के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है कि L की वैल्यू जो mv/r के बराबर रहता है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब प्लेनेट का मास कांस्टेंट है तो यहां से एक चीज देखो, mv/r कांस्टेंट, इसका मतलब है मास अगर कांस्टेंट है तो v और r दोनों की मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगी, तो जहां v की वैल्यू ज्यादा करोगे वहां r की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि दो की मल्टीप्लाई जब कांस्टेंट है, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटाना पड़ेगा। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि जब ये सन के नजदीक है या r की वैल्यू क्या है, कम, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी जिसके साथ ये मूव कर रहा है ये ज्यादा है जब सन के क्लोज है। यहां से देखते हैं कि r की वैल्यू क्या है, कम, सॉरी एक सेकेंड, यहां r की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। जब सन से दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और सन के नजदीक रहता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, प्लैनेटरी मोशन की हम बात कर रहे हैं, सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये चीज क्लियर है। क्या कांस्टेंट रहती है, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्षेत्रफलीय चाल कांस्टेंट रहती है। और ये फॉर्मूला अगर यूज करना है न्यूमेरिकल में तो L/2m इज इक्वल टू चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज आप यूज कर सकते हो, या फिर mv/r कांस्टेंट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज, ये केपलर का दूसरा नियम है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता इससे।
केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसे हम कैसे समझेंगे वो देखो, ये सन है, ये प्लेनेट है, सेंट्रल डिस्टेंस है r। तो ये जब अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इसे टाइम कितना लग रहा है t। लेकिन अगर ये डिस्टेंस किसी दूसरे प्लेनेट के लिए लेके चले और बाय डिफॉल्ट अपने पास ये आ रहा है कि ये डिस्टेंस इसकी पावर 3 के बराबर है, तो जब इसके लिए टाइम इंटरवल निकालोगे पूरा, तो इसके लिए टाइम कितना आएगा, इसके कंपैरिजन में इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, आर क्यूब। एक्सपेरिमेंटल डाटा से इसे हमने प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से इसे हमने प्रूव किया है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास रहता है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। आगे अपने पास रहता है आर क्यूब। ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब। या फिर इसे इस तरीके से आप बना सकते हो, t1 बाई t2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाई r2 इसका होल क्यूब। तो जो भी वैल्यूज आपको दे रखी इस रूप में लिखिए और आपके न्यूमेरिकल सारे सोल्व हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका केपलर के तीसरे नियम के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो केपलर थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन किससे रिलेटेड है, इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड है। सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, एरिया स्वैप से, या इसकी वेलोसिटी और बीच की सेपरेशन में क्या रिलेशन है। और फर्स्ट उसका रास्ता कैसा होगा, इससे रिलेटेड है। तो इससे पहले हमने इनर्शिया पढ़ा, न्यूटन के नियम पढ़े, केपलर के नियम पढ़े, तो इसी के साथ जो अपना पोर्शन आता है ये सारा कंप्लीट हो जाता है। यहां से जो मोशन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं और बता रहा हूं आपको। अगर आप इस तरीके से चक्कर लगा रहे हो ऐसे सर्कल के अंदर, जो आपको टाइम पीरियड लगेगा, अब आप अपने हाथ फैला के अब चक्कर लगाओगे इस तरीके से, तो अब टाइम क्या लगेगा, तो जितने ज्यादा आप हाथ फैलाओगे, जितनी आर की वैल्यू होगी, उतनी आपकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या है कि mvr, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होती चली जाएगी, कम, उतनी आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके के एग्जांपल बेस्ड होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, जो हमने केपलर्स के सेकंड लॉ के अंदर ये चीजें देख ली हैं। तो ये था अपना मोशन से संबंधित पॉइंट। इससे आगे अपना जैसे ग्रेविटेशन है, फ्रिक्शन है, वो सारी चीजें कंटिन्यू चलते रहेंगी। थैंक यू।